ठीक है, पर अगर आपने किया और उसके बाद 10-15 साल आपने इसको किया ही नहीं, तो फिर भूल जाओगे. Again you will require practice and again you can regain it. So हमेशा याद रखो, conditioned reflex are temporary one, जबकि unconditioned are not temporary, they are permanent one. And they require previous experience. जैसे स्विमिंग आपने सीखा, आप प्रैक्टिस कर रहे हो तब तो ठीक है, बट अगर आपने 10-15 साल का गैप कर दिया स्विमिंग में तो भूल जाओगे. बट अगेन आपको आ जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा, बट अगेन यू रिक्वायर अ practice. Similarly for dancing and cycling also. So initially these actions are voluntary when learning is being done. Later, after perfection, they become involuntary. पहले वॉलेंट्री होता है ये, पर जब आप परफेक्ट हो जाते हो तो वो क्या हो जाता है, इनवॉलेंट्री हो जाता है. मतलब कि आप अगर डांसिंग कोई कर रहा है समझो, तो पहले आपने एकदम अच्छे से किया, पर अब अगर आपको कोई नींद में भी बोलेगा कि ये मुद्रास करने के लिए तो कर सकते हैं, ऐसा मतलब ये बोलने का मतलब है यहाँ पे. तो इट बिकम्स इनवॉलेंट्री आफ्टर परफेक्शन. Conditioned reflex was been studied by a scientist called as a Pavlov, very important for the board exam. Conditioned reflexes was been studied by a scientist called as Pavlov. ये नाम important है. So it has been given at the corner of your textbook, but this is very important, huh? What he did a experiment on a dog. उसने क्या किया, डॉग को खाना देने के पहले वो घंटी बजाता था, बेल बजाता था. उसने थोड़े दिन ये प्रैक्टिस रखा कि खाना देने के पहले वो घंटी बजाता था. तो जब भी घंटी बजने लगा तो डॉग स्टार्टेड सलाइवेटिंग कि चलो अब मुझे खाना मिलने वाला है. तो ये क्या हो गया, ये उसका कंडीशनड हो गया, ये रिफ्लेक्स एक्शन उसका कंडीशनड हो गया. अगेन नाउ Pavlov wanted to prove that it is temporary. ठीक है, तो व्हाट इन द नेक्स्ट सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट व्हाट ही डिड, सेम डॉग के साथ खाना देने के पहले वो बेल नहीं बजाता था. ठीक है, सो आफ्टर अ कोर्स ऑफ टाइम द डॉग्स हैज कंडीशनड इट कि चलो पहले मिलता था पर अब नहीं मिलता है, तो आई डोंट हैव टू सलाइवेट अगेन. गॉट इट ऑल ऑफ यू? द सेम थिंग हैपेंस एज वी वेर ऑल इन दी स्कूल डेज. हाँ, पहले छोटे थे तभी, बाद में बड़े होने के बाद तो हम मस्तीखोर हो जाते हैं, है ना, आप भी. इनफैक्ट तो जब छोटे थे हम, फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड में, तो हमें पता था कि रिसेस का बेल बजेगा तो वी हैव टू ओपन अवर टिफिन. फिर जैसे जैसे आप बड़े हो जाते हो, ठीक है, थोड़े थोड़े आपको हॉर्न्स आने लगते हैं, तो आप तो पीरियड्स के बीच में ही आप खाने लगते हो टिफिन, है ना. सो दैट इज डिफरेंट थिंग. तो अभी भी ऐसा थोड़ी ना है कि अगर आप रास्ते पे चल के जा रहे हो और एक कोई स्कूल है, स्कूल का बज गया रिसेस का बेल, तो आपको सलाइवेशन होगा. अब नहीं होगा ना, बिकॉज वो अनकंडीशन चला गया अभी वो. इज दैट वेरी क्लियर? सो ये याद रखो, अनकंडीशनड एंड कंडीशनल रिफ्लेक्सेस. Now, according to the number of synapses involved, again there are two different types, monosynaptic and polysynaptic. अगर मोनोसिनेप्टिक है तो हम उसको सिंपल बोलेंगे, एंड पॉलीसिनेप्टिक है तो हम उसको कॉम्प्लेक्स बोलेंगे. मोनोसिनेप्टिक का मतलब क्या है, ओनली इट इन्वॉल्व्स ओनली वन सेंसरी एंड वन मोटर न्यूरॉन. वन सेंसरी एंड वन मोटर न्यूरॉन. एग्जाम्पल इज नी जर्क रिफ्लेक्सेस. एंड पॉली मतलब बहुत सारे न्यूरॉन्स होंगे, बहुत सारे सेंसरी न्यूरॉन, बहुत सारे मोटर न्यूरॉन्स, दे विल बी इंटर कनेक्टेड विथ ईच अदर. तो एग्जाम्पल फॉर देम इज साइकिलिंग, स्विमिंग, एक्सेट्रा. ठीक है, बिकॉज फॉर डूइंग साइकिलिंग योर आईज टू बी आईज एक्टिव रहना चाहिए, आपका हैंड का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, आपका लेग का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, है ना. जब आप साइकिलिंग वगैरह कर रहे हो तो बहुत सारे ऑर्गन्स का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए. तो बहुत सारे ऑर्गन्स कोऑर्डिनेशन में मींस बहुत सारे सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन में. योर लेग हैज टू बी कोऑर्डिनेट, योर हैंड हैज टू बी इन कोऑर्डिनेट, योर आईज, योर ears for hearing the sound or a horn. Similarly for swimming also, your hand, your whole body has to be in coordination. So that is a type of a complex or a polysynaptic reflexes. Got it all of you? Yes. So I request all of you to draw this table once so that the things will be very much clear.
एग्जाम में you have to read the question properly, which type of reflex action has been asked. If it is on the it is on the basis of the action, to cranial and spinal. Previous experiences है तो unconditioned and conditioned. Conditioned वाले का scientist कौन है? Pavlov, and he has done a experiment on dog, and according to the number of synapses है तो mono and poly. Yes, very clear beta. So please, I request all of you to draw this table. Again, in the last class, yesterday, we have learned about the sympathetic and parasympathetic nervous system. A very good table has been given कि किससे क्या होता है. ठीक है? So it is yesterday's part. Again, just ये भी आप, I request all of you to draw this table also. ठीक है? Because ये table से बहुत सारे आपको MCQs आ सकते हैं. So you can solve many of the MCQs by this table. So sympathetic से heartbeat increase होता है, parasympathetic से decrease होता है. ब्लड वेसल सिंपैथेटिक से कॉन्स्ट्रिक्ट होता है, छोटा होता है, और पैरासिम्पैथेटिक से डायलेट होता है, बड़ा होता है. आर्टेरियल ब्लड प्रेशर इंक्रीज एंड डिक्रीज. प्यूपिल ऑफ द आईज यहाँ पे बड़ा होता है और यहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक से कॉन्स्ट्रिक्ट होता है. गैस्ट्रोइंटेस्टिनल मूवमेंट यहाँ पे रिटार्ड हो जाता है, रुक जाता है थोड़ी देर के लिए, जबकि पैरासिम्पैथेटिक से एक्सेलरेट होता है. हमारा यूरिनरी ब्लैडर रिलैक्स होता है और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होता है. Very clear? So just have a look. If you have not seen this table, please have a look for this particular table. ठीक है? Just a second, beta. So I hope इतना सबने देख लिया है. Now let us learn about the next part of the lesson. That is the different types of receptors. Again, this is also very very important. इसमें से भी बहुत सारे questions आपको आ सकते हैं. So receptors are classified on the basis of their location, where they are present, what is their function, and their sensitivity to specific stimuli. So let us learn all that thing. The very first one is the exteroreceptor. Exteroreceptor. Again, we can understand with the name only. Extero means which are receiving the stimulus from the external environment. जो भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से हमें स्टिमुलस लाकर दे रहा है, उसे हम क्या कैटेगराइज कर रहे हैं? एज एक्सटेरो रिसेप्टर.
तो पहले हम उसमें देखेंगे, फर्स्ट वन इज द फोनोरिसेप्टर. फोनोरिसेप्टर, these are present in our internal ear. You will be learning in this particular chapter, you will be learning about in detail about the ear, in detail about the eyes also. So these phonoreceptors are present in our internal ear, and to be very specific, in the internal ear they are present in the organ of corti. It is a particular part of our ear. हाँ, हम आगे ये समझेंगे कि organ of corti क्या है, बट अभी के लिए इतना समझो कि हमारे इंटरनल ईयर में प्रेजेंट है, एंड टू बी वेरी स्पेसिफिक इन द ऑर्गन ऑफ कॉर्टी. इसका काम क्या है? साउंड का रिसेप्शन करना, साउंड को रिसीव करना. स्टैटो रिसेप्टर, अब कान के अंदर है, as I've told you in the last class, कान, ear has two work to do. The very first work of ear is for hearing, but the second work is balancing the body also. ठीक है, तो ईयर में एक से तो साउंड पता चलता है, और दूसरा जो स्टैटो रिसेप्टर्स है ना, वो भी हमारे इंटरनल ईयर में है, पर उसका जो जगह है दैट इज अ सेमी सर्कुलर कैनाल. और इसका काम क्या है? इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग एंड बैलेंसिंग अवर बॉडी. अपने बॉडी को बैलेंस में और इक्विलिब्रियम में रखता है. तो ईयर में ही दो आ गए, फोनोरिसेप्टर एंड स्टैटोरिसेप्टर्स. ये दोनों हमारे ईयर के ही पार्ट हैं, पर अलग अलग रीजन्स है ईयर के. फोनोरिसेप्टर्स इज इन द ऑर्गन ऑफ कॉर्टी, whereas स्टैटोरिसेप्टर्स इट इज प्रेजेंट इन द सेमी सर्कुलर कैनाल. ठीक है, ये दोनों भी जगह जो अभी आप देख रहे हो, वी विल बी लर्निंग इन डिटेल इन द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ईयर. ठीक है, तो स्टैटो वर्ड आएगा तो बैलेंसिंग आएगा, और फोनो आएगा तो साउंड रिसेप्शन है. नेक्स्ट, एज द नेम सजेस्ट, फोटो रिसेप्टर. फोटो है तो मतलब आईज से रिलेटेड है, तो दे आर प्रेजेंट इन द रेटिना ऑफ आईज. अगेन आईज में भी अलग अलग रीजन्स होते हैं, एंड आई का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन इज रेटिना, क्योंकि यहीं पे रॉड्स और कोन्स होते हैं जो हम जिसके वजह से हम देख पाते हैं. तो इट इज रिसीविंग सेंसरी स्टिमुलस फॉर द विजन. थर्मो, थर्मो मीन्स टेम्परेचर, है ना. थर्मो का मतलब है टेम्परेचर. तो टेम्परेचर हमें किससे पता चलता है? विद द हेल्प ऑफ स्किन. ठीक है, सो अगेन देयर आर टू कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एज हीट एंड कोल्ड. तो हीट है तो थर्मो रिसेप्टर का कैलोरी सेप्टर से हमें पता चलता है, और अगर कोल्ड है तो थर्मो रिसेप्टर का ट्रिजिडो रिसेप्टर से हमें पता चलता है. वेरी क्लियर. तो अगेन दीज टू नेम्स आर अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सिमिलरली स्किन से ही हमें मैकेनो रिसेप्टर्स के बारे में पता चलता है. मैकेनो मीन्स मैकेनिकल थिंग्स लाइक प्रेशर, पेन. यस, ये सारे चीज मैकेनिकल में आते हैं. तो स्किन से ही हमें हमारे स्किन में ही मैकेनो रिसेप्टर्स भी प्रेजेंट हैं, which are very sensitive for touch, for pain, for any sort of pressure or deep pressure, etc. ठीक है, तो स्किन में भी दो हो गए, थर्मो एंड मैकेनो. फिर आता है टेस्ट एंड स्मेलिंग. अब टेस्ट और स्मेलिंग को एक ही इसमें हेडिंग में कैटेगराइज किया जाता है एज केमो, केमिकल, केमो रिसेप्टर्स. केमो रिसेप्टर्स में सबसे पहला है गस्टेटो रिसेप्टर. गस्टेटरी का मतलब ही होता है टंग और टेस्ट, रिलेटेड टू द टेस्ट. सो गस्टेटो रिसेप्टर मींस टेस्ट बर्ड्स ऑफ आवर टंग. ऑल्फैक्टरी, ये तो आपको पता ही है, ऑल्फैक्टरी इज रिलेटेड टू स्मेलिंग पावर, तो नोज में है, इन द ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम ऑफ आवर नोज. सो व्हाट इट डज, it is sensitive to taste of sweet, salt, sour, bitter, umami, and it is sensitive to different 10,000 types of different smell. तो ये सारे कौन हो गए? eyes, ear, nose, tongue, skin. These are the exteroreceptor.
अब हम चलते हैं इंटेरोरिसेप्टर पे. इंटेरोरिसेप्टर्स विच आर प्रेजेंट इनसाइड, ठीक है, which are going to receive the stimulus from within the body, inside the body. उसके अंदर भी है एंटेरोरिसेप्टर. प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन द एक्सटेरो एंड इंटेरो. ये दोनों में बहुत सार हर बार ये बच्चे कंफ्यूज होते हैं. सो इंटेरोरिसेप्टर के अंदर आता है एंटेरोरिसेप्टर, एंड दीज are present in the internal organs which are sensitive to hunger, thirst, pain and osmotic changes of our body. Next is the proprioceptor which are present in our joints, our muscles and our tendons में. So जो भी आपको मसल पेन होता है, मसल टेंशन होता है, वाइब्रेशंस एंड हाँ, ये सारी चीजें जो है वो हमें प्रोप्रियोसेप्टर से पता चलता है, ठीक है. बैरोसेप्टर्स, बैरो का मतलब होता है प्रेशर. सो बैरोसेप्टर्स, हाँ, they are present in the walls of our atria, vena cava, aortic arc and the carotid sinus. So they sense in the change in BP so as to restore homeostasis through vasodilation. Vasodilation का मतलब क्या होता है? ब्लड वेसल्स का बड़ा होना. और वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है? ब्लड वेसल्स का छोटा होना. वैसो का मतलब होता है ब्लड वेसल्स, ठीक है. सो दीज आर कंसिडर्ड एज अ मैकेनोरिसेप्टर रिसीविंग द सिग्नल फ्रॉम द इंटरनल ऑर्गन. So I request all of you to have a look over here. एक बार देख लो पूरा. I will give you just second, 1 minute time to have a look on this. किसी को कुछ doubt है तो you can ask me also. वैसे तो बहुत easy है ये. चलो अब ये वाला देखो, इंटेरो जिसके पास टेक्स्ट बुक नहीं है. ऐसे भी कोई है क्या जिसने अभी तक टेक्स्ट बुक खरीदा ही नहीं है? एनीवन? सबके पास है. ओके, गुड. Now we will have a reflex action definition. ये फटाफट हम लोग एक बार देख लेते हैं, वैसे भी आपने पढ़ाई है. So what is exactly a reflex action? It is rapid, तुरंत होता है, involuntary है, कभी कभी unconscious भी होता है, brought about by our central nervous system through sudden stimulation from the receptors. ठीक है. जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया, you can see sudden withdrawal of hand when it touches a hot object, or touching the lips of a nursing baby evokes sucking reflexes. Closing of eyelid, when you can see over here, closing of eyelid when light falls on them. Knee jerk phenomena, again you can see over here with the diagram. If a child sees or smells a food unknown to him,
he does not salivate. Yes, अगर छोटा बच्चा है जिसने वो फूड कभी खाया ही नहीं है तो वो सलाइवेट नहीं करेगा. But if he sees or smell that food every time before tasting, he will surely salivate. And this is an example of a conditioned reflex. So reflex action में बेटा इसका पाथवे क्या है? जो रिफ्लेक्स एक्शन का जो पाथवे है उसे ही हम रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं. रिफ्लेक्स आर्क यू कैन सी. हाँ, जो पाथवे है इंपल्स का ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन को हम रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं. उसके अंदर 5 लोग इन्वॉल्व हैं. सबसे पहले रिसेप्टर जो रिसीव करेगा स्टिमुलस को. रिसेप्टर ने रिसीव किया, किसको देगा? वो सेंसरी न्यूरॉन को देगा. यस, सेंसरी न्यूरॉन क्या करेगा? उसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेकर जाएगा. हमारे स्पाइनल कॉर्ड के बीच में जो ग्रे मैटर है उसके अंदर इंटरमीडिएट न्यूरॉन होते हैं. यस, and these intermediate neuron are going to analyze and they are going to predict what to do and what not to do. So whatever is the prediction done by the intermediate neuron, the message will be sent with the help of motor neuron. The motor neuron will take the message to the effector organ, and the effector organ will show the response to the stimulus. Okay, so you can see this with a very good diagram over here. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक स्टिमुलस मिला. ठीक है, कुछ भी एक उसके पैर को ऐसा स्टिमुलस मिला. फॉर एग्जांपल एक ब्लेड है, फॉर एग्जांपल वो ब्लेड से उसको कट मिल गया, तो क्या हो गया? ये मसल के जो रिसेप्टर्स है दे हैव रिसीव्ड इट. हाँ, और आप देख सकते हो ये सेंसरी एफरेंट पाथवे का मतलब मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था. एफरेंट पाथवे का मतलब होता है सेंसरी न्यूरॉन. ये ब्लू कलर का सेंसरी न्यूरॉन देखो लेकर जा रहा है. हाँ, बीच में उसको डॉर्सल रूट गैंग्लियन मिला. फिर वो कहाँ लेके जा रहा है? स्पाइनल कॉर्ड का जो ग्रे मैटर है, बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर. अब यहाँ पे इसको कौन मिलेगा? ये ऑरेंज कलर का स्ट्रक्चर क्या है? यहाँ पे इसको इंटरमीडिएट न्यूरॉन मिलेगा, इंटर न्यूरॉन. यस, अब ये इंटर न्यूरॉन प्रेडिक्ट करेगा कि इसको क्या करना है और क्या नहीं करना है. मींस हाँ, पैर पीछे लेना है. अभी आप ये रिस्पॉन्स में देख सकते हो कि इसने पैर पीछे लिया, तो ये जो भी मैसेज है ये मोटर न्यूरॉन लेकर आ रहा है. देखो बाय रेड लाइन यू कैन सी दैट इज ब्रिंगिंग द रिस्पॉन्स ओवर हियर. अच्छा, अभी मेरा राइट पैर में अगर कोई कट दे रहा है तो क्या मैं लेफ्ट पैर हिलाऊंगी? नो. तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि मोटर न्यूरॉन जहां पे इफेक्ट हो रहा है वो वहीं पे लेकर आता है मैसेज, है ना? यस, तो ये मोटर यहाँ पर लेकर आएगा और हम इफेक्टर ऑर्गन से हम तुरंत इफेक्ट दिखाए. देख सकते हो आप डायग्राम में कि रिस्पॉन्स आपने देखा, यहाँ पे इसने पैर हिला लिया. Similarly, the same thing will happen again. One more example has been shown to you all. एक कैंडल रखा है, हाँ, हॉट ऑब्जेक्ट है. आपने देखा कि ये कैंडल ने टच किया. सेम थिंग विल हैपन. इट विल गो इनसाइड द स्पाइनल कॉर्ड का ग्रे मैटर. ग्रे मैटर से वापस मैसेज आया और फिर इसने हाथ पीछे ले लिया. और पीछे लेने के बाद पेन रिसेप्टर्स इन स्किन के वजह से द हाथ पीछे ले लिया गया है. ठीक है, तो if you want you can take a screenshot of the same. यहाँ पे ग्रीन कलर showing for sensory and blue color for motor. Please take a screenshot. ये आपने 11th में नहीं पढ़ा है ना? आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है क्या रिफ्लेक्स एक्शन? 9th में था. अच्छा, 9th में पढ़ा है. ओके ओके. इसका अलग अलग नाम भी याद रखो हाँ बेटा. Sensory is also called as efferent. Intermediate is also called as connector. Motor is also called as efferent, effector, exciter. And effector organs may be a muscle or it can be a gland also. Please take a screenshot of the same. And you can write down in your notebook.
I just wanted to add one more thing over here. No doubt that is not been given in your textbook, but I just wanted to tell you. See, एक बार जो response होता है ना, जैसे ये मैसेज, ये मोटर न्यूरॉन ये मैसेज लेकर आए कि पैर को हटाना है, ठीक है। जैसे ये मैसेज लेकर आएगा ना, ये पहले वाला जो सेंसरी का जो मैसेज है ना, वो न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है, सो दैट द सेम एक्शन शुड नॉट बी रिपीटेड वापस, मतलब बार बार हम वही चीज रिपीट ना करें, ठीक है। तो you know that the message has been transferred in the form of acetylcholine, है ना, ये हमने पढ़ा है कि एसिटाइलकोलिन के फॉर्म में मैसेज ट्रांसफर होता है। तो एक बार ये जो एसिटाइलकोलिन है, एक बार जब मोटर न्यूरॉन बन गया, तो जो पहले वाला एसिटाइलकोलिन है उसको न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है with the help of an enzyme, and the name of the enzyme is acetylcholinesterase, या फिर उसको simply cholinesterase enzyme भी बोला जाता है, ठीक है। either you can say acetylcholinesterase या फिर simply cholinesterase enzyme. So because of this cholinesterase enzyme, the earlier stimulus is been cancelled or it has been deleted, so that the same response will not happen again and again, ठीक है। सो आई होप सबको यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया है, किसी को कुछ डाउट है क्या? सो वी हैव कंप्लीटेड विद द फुल पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम. We have completed the central nervous system, peripheral nervous system, autonomous nervous system. Yes, with that we have learned about the reflex action too, with its type. किसी को कुछ डाउट है? Yes or no तो बोलो बेटा. No, ma'am. No, ma'am. Okay, so we will now directly start with the सेंस ऑर्गन नाउ. अभी सेंस ऑर्गन में आपको क्या क्या पढ़ना है? इन सेंस ऑर्गन यू हैव टू लर्न टू थिंग्स इन डिटेल. यू हैव टू लर्न ओनली टू थिंग्स, दैट इज आई एंड ईयर. बाकी का आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है, ठीक है. सो यू कैन सी ऑन द स्क्रीन दैट वी ऑल आर हैविंग 5 सेंस ऑर्गन, 5 सेंस ऑर्गन है. And these sense organ are been said to be the windows of our brain. ये सारे क्या हैं? They are the windows of our brain. हमारा ब्रेन जो भी कुछ समझता है, हाँ, ये किसके कारण से समझता है? ये विंडोज के कारण. तो आई, हाँ, ईयर, बाय स्मेलिंग, बाय टेस्टिंग एंड बाय स्किन, ठीक है. So out of this you have to learn eye and ear in detail. बाकी के आपको इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है. So let us begin with the first sense organ. Let us learn that. So these are the organs that detect the change in the environment and they are going to convey the message to the central nervous system. ठीक है. जो भी चेंज आ रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल आई है, आपके सामने एक बड़ा सा टाइगर आ रहा है, तो ये आई आपका विंडो है ना, तभी तो ब्रेन को मैसेज दे रहा है कि नाउ वी आर इन डेंजर, वी हैव टू डू समथिंग, ठीक है. तो ब्रेन विल डिसाइड व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू. सिमिलरली इफ यू आर हियरिंग अ रोरिंग ऑफ अ टाइगर, कहीं दूर से आपको भले दिखाई नहीं दे रहा है टाइगर, पर आपको उसका रोर सुनाई दे रहा है, तो अगेन योर ब्रेन विल बिकम अलर्ट. सो लाइक दिस ऑल दिस सेंस ऑर्गन आर दी विंडोज. आप अपने टंग से भी टेस्ट कर सकते हो. अगर कोई आपको 4-5 दिन का कोई चीज देगा सड़ा हुआ खाने के लिए, तो विल यू बी ईटिंग दैट? नो. क्यों? आपका बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, बिकॉज दैट इज नॉट अ वेरी गुड थिंग टू ईट, ठीक है. तो आप तुरंत उसको स्पिट कर दोगे, ठीक है. सिमिलरली अबाउट नोज ऑल्सो. अगर आप कचरे के डब्बे के पास से जा रहे हो, तो इनवॉलेंट्री आप क्या करोगे? तुरंत अपने नाक पे हाथ रखोगे, because that bad smell may affect your system inside. So all these things are been called as the windows of our brain, which are going to convey the message to our central nervous system. Environment और इंटरनल और एक्सटर्नल को जोड़ के रखने वाला होता है सेंस ऑर्गन. तो लेट अस फर्स्ट लर्न अबाउट द आई. I request all of you beta to take again a screenshot of it, because बहुत सारे बच्चे लोगों को, I think so every year
आई थिंक दैट ये बच्चे लोगों को कंफ्यूजन रहता है, ये प्यूपिल वाला, आइरिस वाला, स्क्लेरा, आईलिड वाला, ठीक है। तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू फर्स्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ द सेम। तो eyes, we know that we are having pair of eyes, ठीक है, which helps in vision. Eyes are located, yes, our both the eyes are located in a socket of skull. हाँ, हमारे स्कल में एक होल है, एक सॉकेट है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। हाँ, वो खड्डा है, हमारे स्कल में खड्डा है जिसके अंदर हमारा आईज है, तो वो जो होल है, वो जो खड्डा या फिर वो सॉकेट को हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं। Adult human eyeball is nearly a spherical structure. No doubt it's a spherical structure. ठीक है। Then next important thing is it is round in, आप spherical word नहीं याद आएगा तो आप round भी बोल सकते हो, ठीक है। Our eyes are protected by the bones, eyebrows, upper and lower eyelids. ठीक है, हमारा जो आईज है वो किससे किससे प्रोटेक्टेड है, ऊपर के साइड जो बोन है, इट इज प्रोटेक्टेड बाय द बोन, नो डाउट इट इज प्रोटेक्टेड बाय द आईब्रोज, ठीक है। अपर एंड लोअर आईलिड, नाउ यू कैन सी द डायग्राम आईलिड का, आईलिड, ये ऊपर भी आईलिड है और नीचे भी आईलिड होता है, तो ऊपर और नीचे का जो आईलिड है उससे भी प्रोटेक्टेड है। विथ आई लैशेस, है ना, आईलिड के ऊपर क्या होता है, आईलिड के ऊपर ये जो छोटे छोटे हेयर्स है, दे आर कॉल्ड एज आई लैशेस। जो छोटे छोटे हेयर्स होते हैं हमारे आईज में, दे आर आईलिड पे, दे आर द आई लैशेस। एंड वन मोर important thing, that is the tear gland present in the eye, and the tear glands are also called as a lacrimal gland. So note down, lacrimal gland, tear glands are also called as the lacrimal glands, LACRIMAL. सो यू हैव ऑलवेज नोटिस दैट कि जब भी अगर आप कोई आप धूल मिट्टी में जा रहे हो और अगर अचानक से कोई चीज आपकी आंखों में चला जाएगा तो तुरंत क्या होगा, टीयर्स आने लगेगा। तो क्यों टीयर्स आता है, बिकॉज वी नो दैट ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज लेसन में आपने पढ़ा है कि टीयर्स हैव लाइजोजाइम्स, है ना, एंड दिस लाइजोजाइम्स विल व्हाट, दे विल ब्रेक द बैक्टीरिया का कोट। Yes, so tears are very important because they are having lysozymes, and it will, no doubt, it will clear all the infection of our eyes. ठीक है। So मैंने क्या क्या आपको बताया आईज के बारे में, जनरल पॉइंट्स क्या क्या बताया कि अपना आईज जो है वो ऑर्बिट में है। व्हाट इज ऑर्बिट, इट इज द सॉकेट ऑफ अवर स्कल, ठीक है। और हमारे आईज के आजू बाजू में एक फैट का क्वेश्चन है, okay? हमारा एक अडल्ट आईज कैसा होता है, स्फेरिकल या राउंड होता है, उसका आई बॉल कैसा होता है, स्फेरिकल या राउंड होता है। अपना आईज किससे किससे प्रोटेक्टेड है, इट इज प्रोटेक्टेड बाय द बोन्स, प्रोटेक्टेड बाय द आईब्रोज, अपर एंड लोअर आईलिड, आईलिड्स आर विद आई लैशेस, और साथ में देयर इज अ टीयर ग्लैंड और आल्सो कॉल्ड एज अ लैक्राइमल ग्लैंड, ठीक है। एंड दिस टीयर ग्लैंड सिक्रीट्स द लाइसोजाइम एंजाइम्स, ठीक है। Now let us move on to the next part, that the eyeball has 3 layer, ठीक है। आई बॉल के अंदर 3 लेयर्स होते हैं, स्क्लेरा, कोरॉइड एंड रेटिना, स्क्लेरा, कोरॉइड एंड रेटिना। अभी आप स्क्लेरा तो यहाँ पे देख सकते हो, दिस व्हाइट पार्ट इज कॉल्ड एज अ स्क्लेरा, ठीक है। कोरॉइड के लिए ये साइड व्यू ऑफ आई है, यू कैन सी दिस पार्ट, दैट इज कॉल्ड एज अ कोरॉइड। एंड रेटिना, ये जो अंदर का बड़ा वाला पार्ट है, ये पूरा पार्ट इज रेटिना, यू कैन सी द कर्सर ओवर हियर। सो स्क्लेरा इज द व्हाइट पार्ट ऑफ द आईज, yes, this is the outermost layer, you can see over here with this line diagram, स्क्लेरा, उसके अंदर होता है कोरॉइड, और सबसे अंदर क्या है, सबसे बड़ा रीजन कॉल्ड एज अ रेटिना, ठीक है। स्क्लेरा के बारे में हम पहले जानते हैं, स्क्लेरा इज ऑल्सो कॉल्ड एज द स्क्लेरॉइड,
So the very must part is that it is the external layer formed dense connective tissue. It is the external layer formed of the dense connective tissue. The anterior transparent portion of sclera is called as a cornea. Anterior transparent portion of sclera is called as the cornea. So I will elaborate this connective tissue more. ठीक है? अच्छा, अभी अगर हम बोल रहे कि कनेक्टिव टिश्यू, तो कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है? तो इसके अंदर फाइब्रो इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू है विद कोलेजन फाइबर. वी नो दैट जहां पे भी कोलेजन फाइबर होता है, द कोलेजन फाइबर का काम क्या होता है? प्रोवाइडिंग स्ट्रेंथ. एंड फाइब्रो इलास्टिक है, इसका मतलब कि इट इज गिविंग इलास्टिसिटी फॉर द मूवमेंट ऑफ द आई बॉल. ठीक है? यस. सो अगेन आई एम रिपीटिंग, ये जो स्क्लेरा है वो डेंस फाइब्रो इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू से बना है विद द कोलेजन फाइबर. Okay, the anterior part of the sclera is thick, transparent. You can see over here, thick, transparent part, which I have just now mentioned that it is called as a cornea. ठीक है? The sclera is provided with the blood vessels. ठीक है? But cornea के अंदर blood vessels नहीं होता है. स्क्लेरा के अंदर blood vessels होता है, but cornea के अंदर blood vessels नहीं होता है. फिर कॉर्निया को नरिशमेंट कैसे मिलता है? तो कॉर्निया को नरिशमेंट एक्वेस ह्यूमर से मिलता है, वो हम बाद में देखेंगे. या फिर लैक्राइमल के सिक्रीशन से इसको नरिशमेंट मिलता है. ठीक है? सो द कॉर्निया इज नरिश्ड बाय द एक्वेस ह्यूमर. यू विल सी ओवर हियर इन द नेक्स्ट डायग्राम. वेट, ये देखो, यहाँ पे एक्वेस ह्यूमर होता है. एक्वेस चेम्बर के अंदर एक्वेस ह्यूमर होता है. ह्यूमर का मतलब होता है फ्लूइड. तो एक्वेस ह्यूमर से इसको नरिशमेंट मिलता है, कॉर्निया को नरिशमेंट मिलता है. इसके अंदर कोई ब्लड वेसल्स नहीं होता है. हाँ, और साथ साथ में कॉर्निया को लैक्राइमल सिक्रीशन से भी नरिशमेंट मिलता है. ठीक है? अच्छा, अब ये पूरा जो रीजन है स्क्लेरा एंड कॉर्निया, ये दोनों भी अगेन एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन से कवर्ड है, जिसको हम क्या बोलते हैं? कंजेक्टिवा. यस, ये दोनों भी अगेन एक ट्रांसपेरेंट लेयर से कवर्ड है, जिसको हम क्या बोलेंगे? कंजेक्टिवा. एंड इट इज गोइंग टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड लुब्रिकेशन टू द कॉर्निया. इज दैट वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू बेटा? तो मैंने क्या क्या पॉइंट्स बताया आपको? आई हैव टॉट यू ओनली अबाउट द स्क्लेरा. स्क्लेरा के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप ये पहले ये वाला डायग्राम से ही समझो. स्क्लेरा के अंदर मैंने सबसे पहला पॉइंट क्या बताया? यू कैन मार्क इट ऑल्सो और यू कैन नोट डाउन ऑल्सो. सबसे पहला पॉइंट है कि इट इज द आउटर मोस्ट लेयर. सेकेंड पॉइंट इज किस चीज से बना है? तो वो किससे बना है? डेंस फाइब्रो इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू से बना है विद कोलेजन फाइबर से. ठीक है? यस. देन जो बाहर का पार्ट है, जो बाहर का पार्ट है स्क्लेरा का, वो ट्रांसपेरेंट है, जिसको हम क्या बोलते? कॉर्निया बोलते. कॉर्निया. ठीक है? कॉर्निया के अंदर कोई ब्लड वेसल नहीं होता है, जबकि स्क्लेरा के अंदर ब्लड सप्लाई होता है, ब्लड वेसल्स होते हैं. फिर कॉर्निया को कैसे नरिशमेंट मिलता है जब यहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं है? तो कॉर्निया को ब्लड सप्लाई नरिशमेंट ये एक्वियस ह्यूमर देता है, जो एक्वियस चेम्बर के अंदर एक फ्लूइड होता है. एक्वियस चेम्बर के अंदर जो फ्लूइड है उसको हम बोलते हैं एक्वियस ह्यूमर. वो उसको नरिशमेंट देता है. साथ में लैक्राइमल का सिक्रीशन भी इसे नरिशमेंट देता है. ठीक है? इतना क्लियर? अच्छा, अब ये कॉर्निया is again covered by a transparent covering. Cornea is again covered by a transparent covering, and that is called as the conjunctiva. That is called as the conjunctiva. Yes, ये conjunctiva क्या करता है? प्रोटेक्शन करता है और लुब्रिकेशन करता है कॉर्निया का. Is that very clear all of you? किसी को कुछ डाउट है? ये देखो, आप देख सकते हो आसानी से कॉर्निया को ओवर हियर. और कॉर्निया is covered by a transparent membrane again called as a conjunctiva.
जब ये कंजेक्टिवा में इन्फेक्शन होता है उसी को हम कंजेक्टिवाइटिस बोलते हैं। डन ऑल ऑफ यू, इतना क्लियर है? शैल आई मूव फॉरवर्ड? यस और नो? Yes, ma'am. Okay. The next part is the choroid now. Choroid is also called as a UVEA. UV. Okay. So it is the middle part, as you can see over here. स्क्लेरा, कोरोइड, रेटिना हमने बताया। तो क्लोराइड क्या हो गया? ये बीच वाला पार्ट हो गया। इट इज हाईली वैस्कुलर, इट कंटेन्स ब्लड वेसल। ब्लड वेसल से मतलब वैस्कुलर है। और क्या है? पिगमेंटेड लेयर है, कलर्ड लेयर है। इट इज नॉट अ कंप्लीट लेयर, but again it is divided into 3 layers. You can see that it is not a complete layer, है ना? ये पूरी तरह से complete नहीं है। एक मिनट, just a minute बेटा। Okay, so it is not a complete layer, but again it has been divided into 3 layers at the choroid proper, ciliary body and the iris. So again come back over here. It is the bluish middle layer, contains many blood vessels. It is thin over posterior 2/3 of the eyeball, but it is thick in the anterior body to form a ciliary body. ठीक है? पीछे के साइड में 2/3 पार्ट में कैसा है? ये थिन है, और आगे के साइड में बहुत ही मोटा है। ये पूरा पार्ट मोटा है, और वो मोटा वाले पार्ट को हम क्या बोल रहे हैं? सिलरी बॉडी बोल रहे हैं। Okay. Now ciliary body will continue forward to form a pigmented and opaque structure, जिसको हम क्या बोलते हैं? आइरिस बोलते हैं। तो ये आइरिस ही अलग अलग कलर होता है, विच इज गिविंग द कलर टू द आईज। किसी का ब्लैक होगा, किसी का ब्राउन होता है, किसी का ग्रे होता है, या फिर ब्लू होता है, वॉट एवर। तो दिस आइरिस गिव्स द कलर टू द आई। It is a visible colored portion of the eye, as you can see over here also and here also. This is the colored portion of the eyes. ठीक है? अच्छा, आइरिस के सेंटर में हैज अ सेंट्रल ओपनिंग विच इज कॉल्ड एज अ प्यूपिल। आप देख सकते हो आइरिस के बीच में एक ब्लैक कलर का पार्ट है, दैट इज अ सेंट्रल ओपनिंग विच इज कॉल्ड एज अ प्यूपिल। The diameter of the pupil is regulated by the muscle fiber of the iris. यहाँ पे जो मसल है वो उसको रेगुलेट करते हैं। ठीक है? You can see the side view also. Now eyeball contains a transparent crystalline lens. It is held in place by ligament attached to the ciliary body. You can see the position of the lens over here. You can see the position of lens. So eyeball में crystalline lens present है, और किससे attached है वो? With the help of the ciliary body. Yes, is that very clear now? This much part also. Any doubt? एक minute. Okay, I will not go till the retina today. I will teach only up till this choroid body. So please mark it. If you have textbook in front of you, please mark it. You can take a screenshot so that the diagrams will be very clear in front of you. So mark it about the choroid. UVA उसका अलग नाम है, उसको अंडरलाइन करो। उसके 3 पार्ट है, choroid proper, ciliary body and the iris. choroid proper क्या है? पिगमेंटेड है, यहाँ पे बहुत सारा ब्लड वेसल्स होता है, और ब्लड वेसल्स रहेगा तो न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन तो मिलेगा ही। सिलरी बॉडी कैसा है? थिक है, मस्कुलर रिंग लाइक स्ट्रक्चर है। हाँ, क्या सिक्रीट करता है? उसका एपिथेलियम एक्वियस ह्यूमर सिक्रीट करता है। लिगामेंट इसको होल्ड करता है। सस्पेंसरी लिगामेंट्स हैं विच आर होल्डिंग द लेंस।
What is iris? At the junction of sclera and cornea, we can see a colored portion which is called as iris. आइरिस के बीच में एक अपर्चर है, एक ओपनिंग है जिसको प्यूपिल बोलते हैं. तो साइज ऑफ द प्यूपिल छोटा होता है, बड़ा होता है, डिपेंडिंग अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, है ना. And the pigment in the iris will determine the color of our eyes. Something more about the lens. It is transparent, elastic, biconvex structure. किससे लटका हुआ है? सस्पेंसरी लिगामेंट से लटका हुआ है, सस्पेंडेड है. Again, it is filled with a clear watery fluid जिसको हम aqueous humor बोलते हैं. और आगे से एक्वियस ह्यूमर का सपोर्ट है और पीछे से उसको विट्रियस ह्यूमर का सपोर्ट है. And what is the function? It maintains the shape of the eyeball and it is going to maintain the pressure for keeping the lens in position. So today I will be teaching you only this much. In the next class, we will be learning more about the retina. So today we have started with the eyes. We have learned sclera, we have learned choroid, and choroid के